अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम जिसका नाम है वो स्टार्ट करना है। नंबर सिस्टम चैप्टर में हमारे पास दो मेन टॉपिक्स हैं, एक है रियल नंबर, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले जो हमने वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। जो इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन गिवन है, उसमें उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री बताई हुई कि किस तरह नंबर सिस्टम स्टार्ट में जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई तो किस तरह के थे और फिर वो इवॉल्व होते होते किस तरह करंट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो इन द वेरी बिगनिंग ह्यूमन लाइफ वाज वेरी सिंपल। स्टार्ट में इंसानी जिंदगी बहुत सिंपल थी। जिन लोगों के पास भेड़ बकरियां कैटल होते थे वो क्या करते थे कि उन जितने भी भेड़ बकरियां उन सब के लिए वो स्टोन्स के रख लेते थे कि हर एक शीप या हर एक कैटल के लिए एक हमारे पास स्टोन, उनके पास स्टोन होता था और वो देखते थे अगर कोई स्टोन्स ज़्यादा हैं और कैटल्स कम है तो उनको आइडिया हो जाता था कि उनके जो कैटल है वो उनमें से कुछ मिसिंग है, कोई भेड़ बकरियां मिसिंग है और वो जो उन्होंने घास चढ़ने के लिए छोड़ी थी वो गुम हो चुकी हैं और वो उनके जो मिसिंग एनिमल्स हैं वो रिटर्न नहीं हुए। फिर उसके बाद जो अर्ली सिस्टम रिकॉर्ड होता है उसमें क्या होता है कि वर्टिकल लाइंस मिलती हैं हमें कि एक के लिए 1 के लिए इस तरह लाइन्स है, 2 के लिए ये, 3 के लिए, 4 के लिए, और जो 5 होता था वो 5 उंगलियां जो हमारे हाथों की 5 फिंगर्स है उसके लिए, उनको शो करने के लिए 5 वाली ये 5 लाइन्स मिलती हैं। फिर 500 BC के अराउंड इजिप्शियन ने एक नंबर सिस्टम बनाया जो बेस करता था 10 पर। उसके लिए 10 के लिए उन्होंने एक सैम्बल बना लिया ये, और 100 के लिए एक सैम्बल बना लिया जो ये इस तरह 9 की तरह से। फिर वो क्या हुआ, जितनी मरतबा उनको ज़रूरत होती थी वो इस सैम्बल यूज़ करके बता देते कि कितनी क्वांटिटी है। जैसे 13 है तो 13 के लिए उन्होंने क्या किया, एक बार 10 लिखा और फिर 3 बार ये हमारे पास 13 बन गया। 324 है तो 100 वाले को 3 टाइम्स लिखा, 20 वाले को 10 वाले को 2 टाइम्स लिखा और 20 हो गया, 4 आ गया रिस्पेक्टिवली। इस तरह ये आगे उन्होंने ब्रेक डाउन करके बताया हुआ कि 320 और ये आगे 4 बन गया। फिर उसके बाद अलग अलग सिविलाइजेशन ने अपने अलग अलग नंबर सिस्टम्स बना लिए, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने आपस में इंटरैक्ट करना शुरू किया, आपस में जो सामान था एक दूसरे को देना और इस तरह शुरू की, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि उन सबके नंबर सिस्टम्स अलग थे। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करते करते जो हमारा ये जैसे जैसे जो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन थी उन्होंने तरक्की की और आपस में मिलजुल के काम किया, तो उससे हमारे पास एक फिक्स नंबर सिस्टम 1 2 3 4 ये जो हमारे पास काउंटिंग के लिए नंबर्स होते हैं वो हमारे पास बेस 10 वाले वो एक इन्वेंट सा हो गया, वो सिस्टम बन गया जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो कोई ना कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं शो कर रही होती हैं। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन ने तरक्की की, उनके प्रॉब्लम्स मुश्किल हुआ, कॉम्प्लेक्स उनकी ज़िंदगी मुश्किल हुई तो उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम से मुश्किल हो गया। और जो इक्वेशन फॉर एग्जांपल इक्वेशन में उन्होंने कोई मसला प्रॉब्लम बताया हुआ उनके प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जिस तरह x + 2 = 2 ये एक प्रॉब्लम है, अब इसका आंसर हमारे पास इस सेट में मौजूद नहीं है क्योंकि इसका आंसर हमें पता है कि ये 0 है और 0 इस सेट में मौजूद नहीं है। तो ये मतलब ये इक्वेशन हिंट करिए कि इसके बाद जो 0 था वो डिस्कवर हुआ, क्योंकि इसका जो इस तरह की प्रॉब्लम्स का आंसर हमारे पास जो ऑलरेडी नंबर्स थे उनमें मौजूद नहीं था। फिर उसके लिए हमारे पास एक नंबर 0 डिस्कवर हुआ और उससे फिर हमारे पास होल नंबर का सेट बना, सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया। नो नंबर इन द होल सेट W could satisfy the equation। अगर हम इस इक्वेशन को देखें x + 4 = 2 तो इसका आंसर क्या जाता है -2 हमारे पास होल नंबर के सेट में नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस हुए और उनका एक सेट बना जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स का सेट, 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद हमारे लाइफ और कॉम्प्लेक्स होती चली गई और फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी। 2x = 3, इसका आंसर आ जाता है 3/2। ये हमारे पास इंटीजर्स के सेट में नहीं है, तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक और नया सेट बना जिसमें हमारे पास डिविजन वाली फ्रैक्शन वाली फॉर्म में एलिमेंट्स आए जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर का सेट, जैसे a और /b, जहाँ a और b जो होता है वो इंटीजर्स के सेट में से होते हैं। ये हमारे पास बन जाते हैं रैशनल नंबर का सेट इंट्रोड्यूस। फिर हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जहाँ पर हमारे पास x² = 2 x √2। अब जो हमारे पास रैशनल नंबर था वहाँ a और b जो दोनों इंटीजर्स थे और इंटीजर के सेट में स्क्वायर रूट वाला तो नहीं होता। फिर उसको सॉल्व करने के लिए एक और सेट बनाना पड़ा जिसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर का सेट। फिर बाद में इन रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, क्योंकि अगर आप देखो रैशनल नंबर के सेट में ऊपर जितने रियल नंबर आ जाते हैं, रैशनल नंबर के सेट में हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, और
डिविजन वाला नंबर है, यानी ऊपर जितने भी हमने सारे सिस्टम नंबर्स पढ़े वो सारे इस रैशनल में कंबाइन हो जाते हैं और इर्रेशनल में हमारे पास ये स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में नंबर आ जाता है। इन सब नंबर्स को जो कंबाइन किया तो हमारे पास टोटल जो है इन एक बड़ा सा सिस्टम बन गया जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर के सेट में हमारे पास रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास जो सबसे ज्यादा डेली लाइफ में यूज होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास रियल नंबर का सेट बन गया। ये तो पूरी हिस्ट्री हमने बता दी कि रियल नंबर्स हमारे पास किस तरह है। इसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ के हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जब वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमें रियल नंबर्स का पता लग गया कि किस तरह इवॉल्व होते होते हमारे पास वो जो स्टोन्स रखते थे लोग उनसे इवॉल्व होते होते हमारे पास एक पूरा नंबर सिस्टम आ गया जो आज हम यूज करते हैं, जिसको रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास ऐसे नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जो 0 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 इस तरह के नंबर्स होते हैं। और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि q जो है वो डिवाइड वाली फॉर्म में आता है। द नंबर्स स्क्वायर रूट 16 3.7 स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 डिवाइड बाय 1, इसको हम लिख सकते हैं 4/1 क्योंकि नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह 4/1 वाली फॉर्म में p बाई क्यू में p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है। 3.7 अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें 37/10 आ जाएगा। 37 भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है। ये सारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर से आते हैं। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन नॉट बी पुट इन p ओवर q फॉर्म वेयर q belongs to integers and q equal to 0. The numbers square root 2, square root 3, 7 over square root 5, 5 divided by 16 का स्क्वायर रूट ये इरेशनल नंबर है। उसको p by q की फॉर्म में इस तरह से ना लिख सकें कि हमारे पास या तो p by q की फॉर्म में नंबर्स तो p by q की फॉर्म में आ जाएंगे लेकिन वो या p और q दोनों जो है वो इंटीजर्स नहीं होंगे। कैसे यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट 2 देखें तो उसको स्क्वायर रूट 2 बाय 1 वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्क्वायर रूट 2 है वो इंटीजर के सेट में मौजूद नहीं होता क्योंकि इंटीजर के सेट में क्या होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3। तो ये हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 भी आ जाता है 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 क्योंकि 7 तो इंटीजर के सेट में आता है 5 स्क्वायर रूट इसको सेट में नहीं आता। अब ये 5 स्क्वायर रूट और ये 16 है। 16 का चलो हम 4 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन 5 तो स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा और ये हमारे पास इंटीजर नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब डेसिमल अगर हमारे पास पॉइंट्स में नंबर दिए हुए हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो इरेशनल है या रैशनल है। उसके लिए उन्होंने 3 टाइप्स बताई हैं डेसिमल्स की, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना। A decimal which has only finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal। ऐसा डेसिमल पॉइंट्स वाला नंबर जिसके हमारे पास पॉइंट्स में जो है फिक्स नंबर 2 है 4 है 6 है 8 है लेकिन वो एक पॉइंट पर आकर स्टॉप हो गया। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद, यहाँ कुछ नंबर्स के बाद, यहाँ कुछ नंबर के बाद, लेकिन ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा, पॉइंट्स डिवाइड होके वो स्टॉप हो गया है। तो ये ऐसे हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पॉइंट जो है वो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो आके स्टॉप हो गए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल नंबर होता है। अगर हमें ऐसा कोई नंबर दिया हुआ डेसिमल वाला जो आके पॉइंट से बाद खत्म हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो पूछा हो कि वो रैशनल है या इरेशनल है, तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग जो पॉइंट से खत्म हो गया वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट हो रहा हो। रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल हो रहे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं जो एंड तो नहीं हो रहे, जो लगातार चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, लेकिन उनमें कोई ना कोई सीक्वेंस होता है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है, 3 4 5, लेकिन वो एक सीक्वेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल होता है और ऐसे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होता है। इन रिकरिंग और इसको पीरियोडिक डेसिमल भी है क्योंकि पीरियड का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होना। रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल ऐसा जिसमें कुछ एक या एक से ज्यादा डिजिट हमारे पास इन डेसिमल पार्ट में यानी पॉइंट के बाद वाले हिस्से में कुछ डिजिट्स बार बार, पॉइंट से पहले हमने नहीं देखना, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हो
एक हो या दो हो या तीन हो, वो ही बार बार सीक्वेंस में रिपीट हो रहा हो तो हमारे पास वो रिकरिंग डेसिमल होता है। और ये जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा और कोई सीक्वेंस में उसका कुछ चल भी नहीं रहा। 1 के बाद 5 7 8 9 6 इस तरह के नंबर आ रहे हो, कोई सीक्वेंस भी ना हो और वो खत्म भी ना हो, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ऐसे जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आगे इनकी एग्जाम्पल्स बताएंगे हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल सीखने हैं। 0.25 इसको हम 25 वाले बाय 100 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप देंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और ये खत्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है और रैशनल है। पॉइंट के बाद 333 अप टू 33 जा रहा है, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या है, रिकरिंग डेसिमल है और ये रैशनल नंबर है। 2.3 पे बार है, जहां बार दी होती है उसका मतलब ये है कि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 14 पे 14 पे बार होती तो 14141414 चला होता। 139 पे बार होती तो 139 139 139 बार बार चल रहा होता। ये 3 पे बार है, इसका मतलब 2.333 ये भी रैशनल है क्योंकि ये रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। 1428571 1428571 अब ये कंटिन्यू आ रहा है, यानी 1248571 इतने सारे नंबर है लेकिन वही नंबर आगे फिर रिपीट हो गए, उसके बाद यही नंबर आगे फिर रिपीट हो जाएंगे तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिकरिंग है। अब ये हमारे पास क्या है 0.1001, अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, ये कोई फिक्स एक फिक्स बार बार वैसे रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ जीरो के नंबर जो जीरो की तादाद है वो चेंज होती जा रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास है 2.14 1 2 1 1 2 2, कोई सीक्वेंस नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। 1.14 242 135 ये भी इरेशनल नंबर है, कोई सीक्वेंस नहीं है, ना खत्म हो रहा है। 320508 ये भी ना खत्म हो रहा है क्योंकि पॉइंट डॉट लगा के बताया हुआ है कि कंटिन्यू, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट वाला भी कंटिन्यू है और कोई सीक्वेंस नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर है। अब ये जो एग्जांपल नंबर 10 है 3.141592654, ये हमारे पास जो है ये पाई की वैल्यू है अप टू 1, ये भी हमारे पास एक इररेशनल होता है, ये इंपॉर्टेंट इररेशनल नंबर होता है क्योंकि ये हमारे पास पाई, ये हमें एक रेशो दे रहा होता है सर्कम ऑफ एनी सर्कल डिवाइड बाय इट्स लेंथ, ये एक इररेशनल नंबर है। लेकिन हमने पढ़ा है कि 22/7 जो होता है पाई की वैल्यू हम 22/7 भी यूज करते रहे छोटी क्लास में, और 355/113 ये भी हमारे पास एक, जैसे 22/7 का आंसर आएगा 355/113 का भी यही ऑलमोस्ट यही आंसर, अप्रोक्सीमेट यही आंसर आता है। तो ये दोनों अगर हम देखें तो ये भी पाई का वैल्यू है, ये भी पाई की वैल्यू है। ये तो हमारे पास 22/7, ये p/q p/q दोनों अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है एक रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनता है और ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो हम 22/7 को देखकर ये नहीं कहेंगे कि पाई एक रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर हम सपोज करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। जो उसमें क्या होता है, हम जो प्रूफ कर रहे होते हैं उसको प्रूफ करना होता है उसका उलट हम कंसीडर करते हैं, और कंसीडर करने के बाद एंड पे आकर कहीं ना कहीं जो हमने सपोज किया होता है वो गलत साबित हो जाता है, और उससे साबित होता है कि जो हम सपोज करें अगर वो गलत हो गया तो जो हम लेके चल रहे थे वो सारा गलत है, और जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन में था वो ही सही बात थी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम सपोज करेंगे √2 इरेशनल नहीं है बल्कि ये रैशनल नंबर है, और कहीं आके जो हमारी बात खुद ही गलत साबित हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि जो हमने इरेशनल कहा है ये गलत था, जो एक्चुअली क्वेश्चन में था वो बात ठीक थी। तो हम पहले ही लाइट कर लेते हैं कि वो इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल है, अपनी तरफ से सपोज कर लिया। इसको हम रैशनल है तो हम रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q जो होता है वो इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। हमने √2 का p/q की फॉर्म में लिख दिया, q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। सपोज भी कर लिया हमने साथ साथ कि p और q इन इट्स लोएस्ट फॉर्म का मतलब है जो फर्दर कट नहीं सकते, आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 7/5 7 और 5 एक टेबल पे नहीं कटते, ऐसी फॉर्म में p/q कि वो और डिवाइड और नहीं कर सकते, ये हमने लेट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, जो हमने लिया था कि हमने
हमने लिया था स्क्वायर रूट 2 जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर हम स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2q स्क्वायर बन गया और p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हैज अ फैक्टर 2, इट्स लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी द सेम फैक्टर। Now a prime number can be a factor of square only if it occurs at least twice in the square. Therefore, p square should be of the form p 4p prime square. यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इसको देखें तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो 2 का मल्टीपल है, यानी इवन नंबर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि वो आपस में इक्वल है, राइट हैंड साइड इवन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इवन होना चाहिए। यहाँ तो हमें 2 से पता लग रहा है कि ये इवन नंबर है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हमें नहीं पता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस p को इवन वाली फॉर्म में हम कह देते हैं ये p जो है वो 2p प्राइम, यानी कोई इवन नंबर है, बस ये शो करने के लिए। ये इक्वल p की ही आदत है, लेकिन उसको हमने इवन नंबर वाली फॉर्म में लिख दिया। p जो हमारे पास था वो क्या आ गया, 2p प्राइम के इक्वल। तो p स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4p प्राइम का स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर की जगह 4p प्राइम का स्क्वायर हमने लिख दिया और ये 2q स्क्वायर एज इट इज आ गया। स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 4 का 2p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 4 जो था और 2 था उसको आपस में कैंसिल आउट कर दिया, 2p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर आ गया। अब ऊपर की तरह, ऊपर में हमारे पास राइट हैंड साइड पे मल्टीपल ऑफ 2 था, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल ऑफ 2 है। अब ये इवन नंबर है और ये आपस में राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसकी फॉर्म ऐसी है कि हम नहीं कह सकते ये इवन है ऑड है, तो इसको हम इवन, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी इवन है तो राइट हैंड साइड भी इवन है, तो उसको हम q इज इक्वल टू 2q प्राइम वाली फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे कि हमारे पास है तो q लेकिन इवन नंबर की फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, 2p प्राइम स्क्वायर जो q स्क्वायर है, इसकी जगह हम 2q स्क्वायर, ये 2 तो 4 हो जाएगा, q प्राइम का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया तो p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन हो गया। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो p प्राइम 2q स्क्वायर के इक्वल है और 2q स्क्वायर 4p स्क्वायर। अब हम यानी ये इसके इक्वल है, a b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है, तो इन दोनों को भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, p स्क्वायर को 4p प्राइम के स्क्वायर के इक्वल कर लेते हैं, यानी जो p स्क्वायर है वो 4p प्राइम के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर हम स्क्वायर रूट ले तो ये p का स्क्वायर खत्म, सिर्फ p रह जाएगा और ये 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, p प्राइम का स्क्वायर जो है वो p प्राइम रह जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो 2p प्राइम q के स्क्वायर के इक्वल है और ये p प्राइम स्क्वायर 2q स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, p प्राइम की जगह हमने क्या कर देना, 2q, यहाँ पे प्राइम की जगह 2q स्क्वायर पुट कर देना। ये 2 ये बन जाएगा 4q प्राइम स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको भी इस फॉर्म में आ जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा 4q प्राइम स्क्वायर का हो जाएगा। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। एक p का आंसर आ जाएगा, 1 और 2 से 3 और 4 से हमारे पास q इस फॉर्म में आ जाएगा। अब p और q को डिवाइड करते हैं, p डिवाइड बाई q हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p प्राइम और 2q प्राइम। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो सकते हैं 2 आपस में। लेकिन जब हमने शुरू में इसको सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर है, वहां हमने कह दिया था p और q ऐसे नंबर है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, जो हमने सपोज किया था वो गलत था। जो हम सपोज करें वो गलत है, इसका मतलब ये अगर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो मतलब जो रैशनल वाली थी वो भी सपोजिशन गलत थी। इसका मतलब जो एक्चुअल हमें हाइपोथेसिस थी कि जो हमने सपोज किया था कि p बाई क्यू इन इट्स लोएस्ट फॉर्म में वो गलत है, तो हमारी जो ओरिजिनल हमने जो कहा था कि वो रैशनल है वो भी गलत है। इसका मतलब जो हमारे पास प्रूव करने के लिए था कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरैशनल है, वही ट्रू है, और जो हमने खुद सपोज किया था कि वो रैशनल है वो गलत है और ये इरैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे हमने सेम चीज स्क्वायर रूट 3 के लिए प्रूव करनी है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, जहां हम ऊपर 2 ले रहे हैं वहां पर 3 आ जाएगा, जहां हम स्क्वायर रूट 2 ले रहे हैं वहां स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, जहां पर हम 4 ले रहे हैं वहां पर हमारे पास 9 आ जाएगा। बाकी सारा थ्योरम एज इट इज वर्ड टू वर्ड सेम रहेगा, बस हमने वो नंबर चेंज करते हैं। स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3, 2 की जगह 3 और 3 की जगह जो है वो 9 आ जाएगा। बाकी सारा थ्योरम एज इट इज वही रहेगा वर्ड टू वर्ड। तो ये आपने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। यही हमारे पास आ जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 भी जो है वो इरैशनल है। अब ये सिर्फ स्क्वायर रूट 3 के लिए नहीं, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7,
स्क्वायर रूट एन इन जनरल फॉर्म, एन कोई भी प्राइम नंबर, क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर नहीं लेते, जैसे हम ऑल नंबर लेते हैं तो वो इरेशनल नहीं रहता। तो स्क्वायर रूट 5, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, उस सब नंबर्स के लिए ये थ्योरम प्रूव हो सकता है। क्या होगा, जहाँ पे 2 है वहां n आ जाएगा, जहाँ स्क्वायर रूट 2 है वहां स्क्वायर रूट n आ जाएगा, और जहां पर n का जैसे 4 था वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी सारा थ्योरम जो है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमारे पास पहला में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम रियल नंबर है वो किसी ना किसी ऑपरेशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, या तो एडिशन का, जो हम जनरली 2 ऑपरेशन ले लेते हैं, एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास ये जो हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम बाइनरी ऑपरेशन जनरली यहाँ पे 2 ही डिस्कस करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जो हम किसी 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं और हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, वो हमारे पास होता है बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मल वर्डिंग पढ़े, अब बाइनरी ऑपरेशन में बी डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, यानी हमारे पास ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 3 4, 3 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7, यानी यहाँ ए क्रॉस ए होगा, यानी 2 एलिमेंट्स होंगे सेट से, और जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो एक नंबर आएगा। जैसे यहाँ से हमने 3 यहाँ से 4 लिया और 3 और 4 को ऐड किया तो 7 आ गया। तो हमारे पास फंक्शन होता है फ्रॉम ए क्रॉस ए, यानी यहाँ पे हमारे पास पेयर होगा नंबर का इनटू ए, और उसका रिजल्ट एक नंबर आएगा। बट फॉर द प्रेजेंट डिस्कशन द फॉलोइंग डेफिनेशन वुड सर्व द पर्पस, यानी हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज अ रूल डिनोटेड बाय स्टार, इसको हम स्टार से डिनोट कर देते हैं, एक रूल है जिसको हम डिनोट करते हैं स्टार से, वो स्टार प्लस हो सकता है, वो स्टार मल्टीप्लाई हो सकता है, ये ऑपरेशन है, वो प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। दैट असाइंस टू अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जो किसी और पेयर एलिमेंट्स को साइन किया जाता है, टेकन इन डेफिनेट ऑर्डर अनदर एलिमेंट ऑफ ए, यानी हम उस 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं और हमारे पास एक अनदर एलिमेंट ऑफ ए का कोई एलिमेंट आ जाता है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। जो हमने 2 इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करने हैं रियल नंबर के लिए, वो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं, मतलब प्रूव नहीं करती, उनको सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए यहाँ पर हम वैसे तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास रिजल्ट भी एक आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए हम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। Similarly, union and intersection are binary operation on which sets which are the subset। अब ये numbers पे तो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जो बाइनरी ऑपरेशन सेट्स पे कौन से बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, सेट को हम यूनियन ले सकते हैं, उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं, उसका डिफरेंस ले सकते हैं, उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो सेट पे अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ हम क्योंकि पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, तो हम नंबर्स की बात करेंगे, हम नंबर्स पे ऑपरेशन लेंगे, और नंबर्स पे हम जो ऑपरेशन लेंगे वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले लेंगे विद सेम। आर यूजुअली डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर, जो आर, ये जो आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट कर रहा होता है। अज्यूम टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम डॉट से भी शो करते हैं, कभी मल्टी क्रॉस, मतलब क्रॉस वाले साइन से भी शो कर रहे होते हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज और द लॉज ऑफ रियल नंबर। अब ये जो हमारे पास नीचे है वो प्रॉपर्टीज हैं, ये लॉज हैं रियल नंबर के। पहले है एडिशन लॉ। एडिशन का पहला लॉ है वो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर होता है कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स किसी सेट के हैं तो उनका सम भी जो है वो उसी सेट में होना चाहिए। जैसे हमने ए और बी लिया रियल नंबर के सेट में, अगर हम ए और बी को प्लस करें आंसर तब रियल नंबर के सेट में आए तो उसका मतलब सेट जो है वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। जैसे हमने रियल नंबर के सेट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इरेशनल और इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं, तो ए और बी 3 और 4 भी हमारे पास रियल नंबर भी हैं, उन दोनों रियल नंबर को ऐड किया आंसर आ गया 7, वो भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड करता है रियल नंबर के सेट में, क्योंकि इसकी किसी भी जरूरी नहीं हम 3 और 4, हम कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट ले लें उनको सम करेंगे तो जो आंसर होता है वो रियल नंबर ही आता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। इसमें हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी रियल नंबर के, पहले हम सेकंड और बी और सी को ऐड करके फिर जो रिजल्ट निकले उसको ऐड में ए में ऐड करें, या ए और बी को ऐड करके फिर हम सी में ऐड करें तो आंसर है वो सेम आता है। -2 + 6 नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर में हो सकते हैं, -2 + 6 + 7 या -2 + 6 + 7, यानी पहले बी और सी को ऐड करके ए में करेंगे, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाता है अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, और जो रियल नंबर है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है,
एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम रियल नंबर के किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो आंसर जो वही का वही एलिमेंट वापस आ जाए, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। और हमें पता है 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी रियल नंबर में ऐड कर दें तो वापस से वही रियल नंबर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 7 + 0, 0 + 7, रिजल्ट जो है वो 7 ही रहेगा। तो 0 हमारे पास आइडेंटिटी है कि वो हमें वापस से वही रिजल्ट दे देती है। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। इनवर्स क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी एलिमेंट में ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए। ए के लिए हमारे पास माइनस से जो होती है वो इनवर्स होता है। जैसे हम 5 में -5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -5 में 5 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इससे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ रहा है। कम्यूटेटिव लॉ, दो एलिमेंट्स ले लेंगे हमारे पास, ए और बी जो है वो बी और ए के इक्वल होना चाहिए। 1/2 + 3/4, 3/4 + 1/2 ये सेम होता है, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म में भी एलिमेंट्स आ गए हैं। अब ये सारे के सारे लॉ मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होते हैं। पहला जो है वो है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो एलिमेंट्स ले लिए, जिस तरह ऐड करने का रिजल्ट अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो क्लोजर लॉ एडिशन है। इस तरह दो एलिमेंट्स रियल नंबर के लिए उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर रियल नंबर आ गया, तो उसका मतलब क्या है, यानी हमने दो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनका प्रोडक्ट भी जो है वो रियल नंबर आ गया। यानी 3 और 4 दो रियल नंबर है, उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास रियल नंबर आ गया, इसलिए सेट जो है वो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 हम ले लेंगे एलिमेंट्स, सेकेंड और थर्ड को यानी बी और सी को मल्टीप्लाई करके हमें करिए या बी को मल्टीप्लाई करके सी में ऐड करें तो रिजल्ट है वो सेम आता रहेगा। 5 × 3 × 4, 5 × -2 × 4 जो रिजल्ट है वो सेम आता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एसोसिएशन यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है रियल नंबर के सेट में। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, 0 को किसी में भी ऐड कर दो वही आंसर आता है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a × 1 = 1 × a = a, यानी 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें आंसर वापस से वही नंबर आ जाता है। 5 × 1 हो या 1 × 5 हो, आंसर जो है वो 5 आता है। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। इसी तरह हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर ऑल a does not equal to 0, क्योंकि इनवर्स जो होता है वो इस तरह से आता है डिवीजन में। तो 0 के अलावा 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। 0 के अलावा हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर का पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको 0 निकाल देते हैं। 0 के अलावा हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है रियल नंबर के सेट में। फॉर ऑल a not equal to 0, 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो, देयर एग्जिस्ट a इनवर्स सच दैट a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स a इज इक्वल टू 1, यानी वहां पर एडिशन में हमारे पास 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 आना चाहिए। a इनवर्स का मतलब 1/a होता है, यानी 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होगा और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 होगा। 1/5 का क्या होगा, 5 का जो होगा वो 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यानी ए बी और बी आपस में इक्वल। 3 × -2 या -2 × 3 आंसर जो है वो सेम ही आता है। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। एक लॉ ऐसा हमारे पास होता है जिसमें एडिशन भी हो रही होती है और मल्टीप्लिकेशन भी होती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, a × b + c, इसका आंसर आ जाता है a मल्टीप्लाई कर दें तो ab + ac। ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर एडिशन हो रहा है, तो ये आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये क्या है, a + b × c, ac + b, ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास 5 मल्टीप्लिकेशन के 5 एडिशन के रूल्स है, 5 मल्टीप्लिकेशन के और एक ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये टोटल 11 रूल्स बन गए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स थे। इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज होती है जो हमने पढ़नी है और एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज होती है जो हमने इस क्लास में नहीं पढ़नी। हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी जिसको कहते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। ये हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली सारी डिस्कस करनी है, 11 प्रॉपर्टीज।
द अबव प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है वो कह रहे हैं कैरेक्टराइज आर, ओनली आर पोजेस ऑल दिस प्रॉपर्टीज। क्या सिर्फ रियल नंबर का सेट ही ऐसा सेट है जो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको कैरेक्टराइज करती है प्रॉपर्टीज। बिफोर स्टेटिंग द ऑर्डर एक्सियम वी आर स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ नंबर। जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज है वो इनइक्वालिटी यानी लेस देन और ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टीज हैं, उसको पढ़ने से पहले वो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी जो हमारे पास है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इक्वल टू, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन से ले लें, हर एलिमेंट खुद अपने इक्वल होता है। सेकेंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज इक्वल टू बी, यानी हमारे पास अगर ए बी के इक्वल है तो उसका मतलब क्या है, जो बी है वो भी ए के ही इक्वल होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी। अगर ए बी के इक्वल एंड, इस साइन को एंड कहते हैं, एंड बी सी के इक्वल है तो ए जो होगा वो सी के, यानी ए बी के बी सी के, यानी आपस में तीनों इक्वल है तो ए बी सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे हमारे पास ए और बी आपस में इक्वल है, यानी जो नंबर ए है बी भी वही नंबर है। तो अगर हम कोई एक सी नंबर ले लें, ए में ऐड कर दें और बी में, क्योंकि ए और बी खुद सेम है तो उनमें सेम नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस सी बी प्लस सी ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यानी 2 ए नंबर सेम है, उनमें एक थर्ड नंबर ए से भी मल्टीप्लाई कर दें और बी से भी, या बाद में मल्टीप्लाई कर दें या पहले मल्टीप्लाई कर दें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी आपस में जो आंसर मतलब आंसर चेंज हो जाएगा लेकिन वो आपस में सेम ही रहेगा, यानी ए और बी अगर सेम है तो ए सी और ए सेम नहीं होगा, लेकिन ए और बी सेम है तो ए सी इक्वल टू बी सी होगा। इसी तरह सी ए इक्वल टू सी बी होगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव ऑफ एडिशन जो होती है उसका उलट है। यहाँ हमने ए बी से ए प्लस सी और बी प्लस सी कर लिया, अब ये ए प्लस सी और बी प्लस सी इक्वल है, इसका मतलब क्या, उसका उलट हो गया कि ए और बी जो है वो भी आपस में इक्वल होगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो हमारे पास है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए सी जो बी सी के इक्वल है तो उसका मतलब क्या है, ए बी भी आपस में इक्वल होगा और सी 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर सी मल्टीप्लिकेशन में 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी पढ़नी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।